इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है इतिहास दर्शन, जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे साहब ने। इतिहास क्या है, यह इस पुस्तक का पहला अध्याय है। इस सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। लिखा हुआ है, अतीत का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। काम्टे ने जब प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था तो उसका अभिप्राय था कि इतिहास एवं समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक विधा है जिसका अभिप्राय यथार्थ तथ्यों की गवेषणा तथा उसके आधार पर इतिहास लेखन करना। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। अधिकांश वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकारों ने विज्ञान की नवीन उपलब्धियों से प्रभावित होकर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि विज्ञान की उपलब्धियों ने मानव समाज की धार्मिकता, अंतरिक्ष संबंधी रूढ़िवादी अवधारणाओं को समाप्त कर नवीन चेतना को जागृत किया है। मित्रों, एक बात मैं यहां कह देना चाहता हूं कि ये जो विदेशी दार्शनिक हैं, ये जब विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो असल में वे साइंस शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं। हिंदी में हम उनके साइंस को विज्ञान कर लेते हैं। वस्तुतः विज्ञान कभी साइंस नहीं हो सकता। विज्ञान भारतीय अवधारणा है मित्रों, और साइंस यूरोपीय अवधारणा। भारतीय अवधारणा में विज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है और पश्चिमी अवधारणा में विज्ञान का अर्थ सीमित है। पश्चिमी अवधारणा केवल प्रयोगों पर आधारित है, जबकि भारतीय अवधारणा में विज्ञान मानव के कल्याण का साधन है, कल्याण का मार्ग है। भारतीय अवधारणा में विज्ञान साधन है तो साध्य भी है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जेबी ब्यूरी की। ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। अधिकांश वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकारों ने विज्ञान की नवीन उपलब्धियों से प्रभावित होकर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि विज्ञान की उपलब्धियों ने मानव समाज की धार्मिकता, अंतरिक्ष संबंधी रूढ़िवादी अवधारणाओं को समाप्त कर नवीन चेतना को जागृत किया है। मित्रों, यह जो धार्मिकता की बात यहां लिखी हुई है, यह भी भारतीय धर्म के संबंध में नहीं है। यह बात यूरोप के रिलीजन के संबंध में है। हमारे यहाँ चंद्रमा, सूर्य और न जाने कितनी अंतरिक्ष शक्तियों को देव स्वरूप माना गया है, और यूरोप में इनके प्रति जो दृष्टिकोण है वह पूरी तरह अलग है। हम तो उनको देव स्वरूप मान रहे हैं तो वैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत ही मान रहे हैं। इसलिए यूरोप के वैज्ञानिक यदि अपने साइंस के आधार पर भारत की धार्मिकता का खंडन करते हैं तो वह हमें मंजूर नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि यदि वैज्ञानिक विधाओं का समुचित प्रयोग इतिहास अध्ययन में किया जाए
तो अतीत संबंधी अनेक तथ्यों का रहस्योद्घाटन होगा, जो इतिहास की उपयोगिता में अवश्य वृद्धि करेगा। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से यदि अतीत का अध्ययन किया जाए, तो क्या अतीत का प्रत्यक्षीकरण संभव है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह नितांत सत्य है कि अतीत के प्रत्यक्षीकरण के लिए इतिहासकार के पास अतीत के प्रत्यक्षीकरण के लिए इतिहासकार के पास ऐसा कोई दूरवीक्षक या अ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है, जिसके माध्यम से वह स्वयं अतीत के यथार्थ का अवलोकन कर सके और अपने समसामयिक समाज को मार्गदर्शित कर सके। यदि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, तो ऐसी परिस्थिति में अतीत के महापुरुषों की उपलब्धि संबंधी ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए? ऐतिहासिक स्रोतों, पांडुलिपियों में वर्णित उनकी उपलब्धियों को अनुभव द्वारा इतिहासकार अपने मस्तिष्क में एक परिकल्पनात्मक चित्र बनाकर समसामयिक समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। रेनियर का अभिमत है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अनुभव के संस्मरण का सबसे अधिक महत्व है। अरस्तु ने यथार्थ अनुभव के प्रशिक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अरस्तु ने यथार्थ अनुभव के प्रशिक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रत्येक युग का मानव समाज अपने बच्चों को अतीत के संस्मरण सुनाता है और परंपरा के रूप में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक निर्बाध रूप से उन संस्मरणों की बातें गतिशील रहती हैं। इतिहासकार के लिए अतीतकालिक घटनाओं, महान शासकों तथा महापुरुषों के कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं है। वह अपने अनुभव द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं, महान शासकों तथा महापुरुषों की उपलब्धियों आदि का अनुभव करके एक परिकल्पनात्मक मानसिक चित्र प्रस्तुत करता है। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति का यथार्थ मूल्यांकन तभी संभव है जब इतिहासकार स्वयं को अकबर की स्थिति में रखकर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थिति का अध्ययन करे। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग धार्मिक नीति के आधार पर अकबर को महान सिद्ध करते हैं, उन लोगों को यह देखना चाहिए कि अकबर ने यह काम एक कूटनीति के तहत किया था। आगे लिखा हुआ है, सूफी आंदोलन तथा भक्ति आंदोलन ने तत्कालीन समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण हिंदू मुस्लिम संबंध तथा सामाजिक वातावरण का मार्ग प्रशस्त करके दोनों समाजों के बीच एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिसके माध्यम से दोनों समुदायों ने एक दूसरे के रीति रिवाज, सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का अभूतपूर्व प्रयास किया। मित्रों, यह बात भी एक सीमा तक ही सही है। आगे लिखा हुआ है, यद्यपि मेरी सहमति नहीं है इससे कि सम्राट अकबर ने ऐसी परिस्थिति में अपने को पाया जिससे उदारवादी धार्मिक नीति अपनाने के लिए विवश हुआ। निश्चित रूप से यह परिस्थिति सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के कारण नहीं बनी थी। मित्रों, यह परिस्थिति बनी थी अकबर की राजनैतिक विवशता के कारण। जब तक इतिहासकार उसकी परिस्थिति का अनुभव नहीं करेगा, अकबर की धार्मिक नीति का यथोचित मूल्यांकन संभव नहीं है। यही बात तो हम कह रहे हैं कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, अतीत के प्रचलित
अनुभवों की कहानी एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी तक चलती है और इतिहास की वस्तु सामग्री बन जाती है। डॉक्टर एल पी पांडे ने इसे परंपरा के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए परंपरा को ऐतिहासिक वस्तु की सामग्री स्वीकार किया है। उनके अनुसार सतत, निरंतर, साध्य तथा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर तत्व के रूप में परंपरा भावी पीढ़ी की विकास धारा को सार्थक पृष्ठभूमि देती है। परंपराओं का विवरण इतिहासकार को स्पष्टीकरण के लिए कारणों, उद्देश्यों, प्रभावों तथा परिणामों की गवेषणा के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा विवश करता है। कहना चाहते हैं डॉक्टर एल पी पांडे कि जो परंपराएं हैं वे एक तरह से हमारे इतिहास की रचना का आधार बनती हैं, इतिहास लेखन का आधार बनती हैं। फिर वही बात कहने लग गए आगे प्रोफेसर चौबे कि सम्राट अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकार तत्कालीन परिस्थिति, अकबर का उद्देश्य, धार्मिक नीति के क्रियान्वयन के कारणों तथा परिणामों की व्याख्या करता है। इन सभी तथ्यों की अनुभूति इतिहासकार के लिए आवश्यक है। ठीक भी है कि जब अकबर की धार्मिक नीति की व्याख्या करेंगे तो हमें चीजों को अनेक कोणों से देखना होगा। अब तक लगातार कोशिश की जा रही है कि अकबर को एक उदारवादी शासक घोषित कर दिया जाए, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और एक साम्राज्यवादी व्यक्ति के हृदय में उदारता जैसी चीज नहीं होती। यह बात इतिहासकारों को जाननी चाहिए। यदि हम किसी पुस्तक से इतिहास पाठ करते हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उसमें लिखी हुई सभी बातों से हमारी सहमति हो। हमारे चिंतन के द्वार खुले रहने चाहिए, हमारी समझ की खिड़कियां कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आगे डॉक्टर झारखंडे चौबे लिखते हैं, पाश्चात्य दार्शनिक पाविक ने स्पष्ट लिखा है कि यदि मानव व्यवहार में समानता नहीं होती तो इतिहास का स्वरूप अत्यंत कठिन एवं दुरूह हो जाता। मित्रों, ये जो पाविक महोदय को रेनियर ने उद्धृत किया है और रेनियर को उद्धृत किया है चौबे साहब ने, यह बात सामान्य सी बात है कि यदि मानव व्यवहार में समानता नहीं होती तो इतिहास का स्वरूप अत्यंत कठिन एवं दुरूह हो जाता। निश्चित रूप से मानव के व्यवहार में समानता है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पनपा समाज, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने जो सामाजिक संगठन खड़ा किया है उसमें कहीं न कहीं तो समानता है ही, लेकिन एक इतिहासकार का उद्देश्य सिर्फ समानताओं को ढूंढना नहीं है। एक इतिहासकार का उद्देश्य इन समानताओं के रहते विभिन्न समाजों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई हैं उनका अध्ययन करना भी है। खैर, लिखा हुआ है कि पाश्चात्य दार्शनिक पाविक ने स्पष्ट लिखा है कि यदि मानव व्यवहार में समानता नहीं होती तो इतिहास का स्वरूप अत्यंत कठिन एवं दुरूह हो जाता। इतिहास का स्वरूप तो इन समानताओं के रहते हुए भी सरल नहीं है। पर कालिंगवुड ने पाविक के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा है कि मानव व्यवहार परिस्थितियों के परिवेश में निरंतर परिवर्तनशील रहा है। वही बात जो मैंने अभी कही थी पॉविक के संदर्भ में, वही बात कालिंगवुड कह रहे हैं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार मानव का व्यवहार बदलता रहा है। इसलिए यह कहना कि हर युग में समानता रही उचित प्रतीत नहीं होता।
लिखा हुआ है कि 1919 में वर्साई की संधि के पश्चात परिस्थितियों ने हिटलर को प्रतिशोध की भावना से भर दिया। हिटलर की आक्रामक नीति पर विचार करते समय इतिहासकार को तत्कालीन परिस्थिति में हिटलर की परराष्ट्र नीति का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक बात है कि हिटलर का उदय क्यों हुआ। यदि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ जो व्यवहार किया गया था वह व्यवहार नहीं किया जाता तो शायद हिटलर का उदय नहीं होता। अब प्रश्न यह उठेगा कि जर्मनी के साथ वह व्यवहार क्यों नहीं किया जाना चाहिए था। युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था। तो मित्रों, युद्ध का जो उत्तरदायित्व है वो आप किसी एक राष्ट्र पर ही नहीं डाल सकते। फिर आप इतिहास में और भी पीछे जाएंगे कि जर्मनी को जो व्यवहार उसने किया था वैसा व्यवहार करने के लिए किसने विवश किया। तो यह तो एक अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अध्ययन की बात है जो हम पीछे से पीछे जाकर करते चले जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमेशा समाज में व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। वह देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसलिए पाविक की यह बात कि मानव व्यवहार में समानता नहीं होती तो इतिहास का स्वरूप अत्यंत कठिन एवं दुरूह हो जाता, उचित प्रतीत नहीं होता है। आज के इतिहास पाठ में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।